जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जून 2023 में जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टोटल 18 शिफ्ट हुई थी फर्स्ट पेपर की। 18 की 18 शिफ्ट के जो लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ना, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, उनको यहाँ पर हम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो के द्वारा आपको। और यहाँ पर ये जो आपको पहला पेज दिख रहा है, ये कोई वैसे पेज नहीं है, ये एक बुक है जिसमें यूजीसी नेट के जून 2023 में जो 18 पेपर हुए थे, उन पेपरों को इस बुक में यूनिट वाइज तरीके से शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब ओवरऑल समझाऊं, जून 2023 में, ध्यान से सुनना, जून 2023 में जो फर्स्ट पेपर के 18 पेपर हुए थे, उन 18 के 18 पेपरों को इस बुक में यूनिट वाइज तरीके से शामिल किया गया है। 10 यूनिट बनाई गई हैं। पहला टीचिंग एप्टीट्यूड है, दूसरा रिसर्च, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा लॉजिकल रीजनिंग, पांचवा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, छठा ईवीएस, सातवां हायर एजुकेशन, आठवां रीजनिंग, नौवां मैथमेटिक्स और 10वां आर्ट्स। इस तरीके से जून 2023 वाले 18 पेपरों को यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से शामिल किया गया है। बिल्कुल डिटेल के साथ यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो आप अभी लॉजिकल रीजनिंग में समझ लोगे। जबकि आप देखें ओवरऑल तो लॉजिकल रीजनिंग का जो डिस्क्रिप्शन वो तो सबसे कम मिलता है, सबसे ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, बाकी सभी यूनिटों का बहुत अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। लॉजिकल रीजनिंग का सबसे कम डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। लेकिन इस बुक में लॉजिकल रीजनिंग के भी हर एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यदि आप यूथ वाली बुक की तुलना में बात करें तो यूथ वाली बुक की तुलना में ये जो बुक है ज़्यादा मेरे तो कम से कम 20 गुना ज़्यादा अच्छी है। एक भी मिस्टेक नहीं देखने को मिलेंगी। पुराने पेपरों को यूनिट वाइज शामिल किया गया है, बिल्कुल डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और ये बुक की जो प्राइस है वैसे 310 रुपये है, ठीक है, 310 रुपये इस बुक का प्राइस है। लेकिन यदि आप अगले 5 दिन में इस बुक को खरीदते हो तो इसका प्राइस में 290 रुपये लग जाएगा आपके, ठीक है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको ये बुक लेनी है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करना। बाकी अमेजन फ्लिपकार्ट पर ये बुक मिल जाएगी आपको 310 रुपये में, ठीक है। 20 रुपये का डिस्काउंट लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मेरे से चैट कर लेना। 20 रुपये का मैं आपको इस बुक में बेनिफिट दिला दूंगा, जो भी एक अच्छा खासा है। और सुनीता सैनी, नंद किशोर सैनी जी ने इसकी टाइपिंग की है, जो बात की बात है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग को। तो जो लॉजिकल रीजनिंग है इसको इसमें इस बुक में चौथे वाले सेशन में शामिल किया गया है, पेज नंबर 56 से पेज नंबर 75 के बीच में। तो हम डायरेक्टली पेज नंबर 56 पर चलते हैं और यहाँ से हम पेज नंबर कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ से नहीं बढ़ेंगे, पेज नंबर वैसे ही बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से पेज नंबर 56 पर आ जाते हैं हम, 64 ये आ गए पेज नंबर 56, ठीक है। देखो ये पेज नंबर 55 में दूसरी यूनिट चल रही है कम्युनिकेशन की, ठीक है। जून 2023 वाला जो पेपर हुआ था 18 शिफ्टों में, उसमें कम्युनिकेशन के टोटल कितने क्वेश्चन आए थे यहाँ से पता चल जाएगा आपको। 86 क्वेश्चन आए थे, 86 कैसे, 90 क्वेश्चन, ठीक है। आज हम सोल्व करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग को, ठीक है। अब लॉजिकल रीजनिंग के ये वो क्वेश्चन है जो जून 2023 के 18 पेपरों में आए थे, इनको यहाँ पर यूनिट वाइज तरीके से शामिल किया गया है। इसके अलावा यदि आप दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में आप बहुत अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है। वो क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका चार्ज बिल्कुल नॉमिनल है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स लेने के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इस नंबर के थ्रू आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसका चार्ज अभी केवल 700 रुपये है।
और जून 2023 वाले एग्जाम के लिए यदि आप फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हो उसका चार्ज केवल 1500 रुपए, जिसके साथ आपको ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आप क्वेश्चनों की। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको नया भी सीखने को मिल जाए। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपस में दो सूची दी हुई है, इन सूचियों का आपस में मिलाना है। जैसे अपवादात्मक प्रतिज्ञप्ति है, निरुपाधिक प्रतिज्ञप्ति है, सामान्य प्रतिज्ञप्ति है, संयुक्त प्रतिज्ञप्ति है। 10 5 से बड़ा है। यदि युद्ध की घोषणा होगी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। केवल दुष्ट ही खुश हैं। सभी गणितज्ञ कुशल तर्कशास्त्री हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 3 रहने वाला है। और इस क्वेश्चन में व्याख्या करने का कुछ था नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या नहीं की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपवादात्मक जो प्रतिज्ञप्ति है वो केवल दुष्ट ही खुश होंगे, इससे संबंधित है। निरुपाधिक प्रतिज्ञप्ति, अब ये जो निरुपाधिक प्रतिज्ञप्ति है इससे पता नहीं क्या सीन बन रहा है, इससे ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन बनता है। जैसे फरवरी मार्च में जो पेपर हुआ था उसमें भी निरुपाधिक प्रतिज्ञप्ति से क्वेश्चन बना था, ठीक है। इसमें भी बन गया जून 2023 वाले में भी, और दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल से नहीं पढ़ने वाले, बहुत ही डिटेल से बहुत ही डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप डिटेल से डीपली तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सुनहरा मौका है, केवल 700 रुपये फीस है, ठीक है। बहुत ही शानदार कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर निरुपाधिक जो प्रतिज्ञप्ति वो 10 5 से बड़ा, इससे संबंधित हो गए। सामान्य प्रतिज्ञप्ति, सभी गणितज्ञ कुशल तर्कशास्त्री है। संयुक्त प्रतिज्ञप्ति, यदि युद्ध की घोषणा होगी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब यदि आपने प्रतिज्ञप्ति पढ़ रखा है ना, प्रतिज्ञप्ति का जो टॉपिक पढ़ रखा है, तो समझो आप इस क्वेश्चन को 100% ठीक कर दोगे। और यदि आपने प्रतिज्ञप्ति को नहीं पढ़ा कि प्रतिज्ञप्ति होती क्या है, तो प्यारे साथियों आप क्वेश्चन को तो किसी हाल में ठीक नहीं कर सकते। तो क्रैश कोर्स में आपको ये प्रतिज्ञप्ति भी बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल के साथ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर विधा शेष है और उनका विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो विधा है, विधा विशेष है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है अनविक्षिक है, मीमांसा है, शिल्प शास्त्र है और व्रत है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग क्या हुआ सीन, पहले में दूसरा हो गया, ठीक है। अनविकसित है जो तर्क से साथ संबंधित है। जो मीमांसा है वो अर्थ निर्धारण से संबंधित है। जो शिल्प शास्त्र है वो वास्तुकला से संबंधित है। और जो व्रत है वो कृषि से संबंधित है, ठीक है। अब मीमांसा तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने डिटेल से पढ़ा होगा तो वहां पर आपने मीमांसा को पढ़ा होगा। मीमांसा क्या होता है, किस तरीके से होता है वहां पर। अब देखो इस क्वेश्चन को आप थोड़े से लॉजिक के साथ भी ठीक कर सकते हो। शिल्प शास्त्र का जो संबंध है वास्तुकला से, ये आप ऑलमोस्ट सभी की सभी जानते हो, ठीक है। अनविक्षिकी का जो संबंध है वो तर्क से संबंधित है। तो ये दो के बारे में तो आपको ऑलमोस्ट पता होगा ही होगा यदि आपने थोड़ा डिटेल से पढ़ रखा है, ठीक है। कॉमन सेंस से भी पता चल जाता है अनविक्षिक तर्क से संबंधित है, शिल्प शास्त्र वास्तुकला से संबंधित है। और जो मीमांस है ना, मीमांस इसका संबंध किससे है, अर्थ निर्धारण से संबंधित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई भी सिंगों वाले जानवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है विरोध के चतुर्वर्ग के बारे में डिस्कस हो रहा है। अब विरोध के चतुर्वर्ग क्या है, जैसे ए ई आई ओ, ठीक है। इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि ए और ई के बीच में क्या संबंध है, आई और ओ के बीच में क्या संबंध है, ए और आई के बीच में क्या संबंध है, ई और ओ के बीच में क्या संबंध है, ए ओ के बीच में क्या संबंध है, ई और आई के बीच में क्या संबंध है। इनके बारे में आपको पता होगा। जो ए ओ, ठीक है, ए और ई आई के बीच में जो संबंध है इसको कॉन्ट्रोडक्टरी का रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रोडक्टरी का रिलेशनशिप बोलते हैं। ए और ई के बीच में जो संबंध है इसको कॉन्ट्रेरी का रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। आई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशनशिप बोलते हैं। ए आई और ई ओ के बीच में जो संबंध है इसको सब अल्टरनेशन का संबंध बोलते हैं, ठीक है। किसका बोलते हैं, सब अल्टरनेशन का संबंध बोलते हैं। अब मैंने जब फुल बैच चलाया था वहां पर आपको बताया था, जो कि आपको क्रैश कोर्स में देखने को भी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो 4 शब्द है इनका मतलब पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये जो दोनों शब्द हैं कौन कौन से, ए और ई, ये यूनिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं,
यूनिवर्सल। ठीक है, आई और ओ है, ये पर्टिकुलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ए और आई है जो किसके बारे में, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव से बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं। और जो ई ओ है वो नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं। किस वे में, नेगेटिव वे में। ध्यान रखना, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ए ई आई ओ है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है और इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ए ई आई ओ से। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में ए ई आई ओ से, ए ई आई ओ से। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सही ढंग से तैयार कर लेना। अब देखो यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। भाई ए के दो गुण हुए। ठीक है, यहाँ पर और बना लेते हैं ए ई आई ओ। ठीक है, अब ये जो ए है इसके दो गुण हुए। पहला गुण ये यूनिवर्सल हुआ। ठीक है, दूसरा गुण ये अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव हुआ। अब इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव होने का मतलब है कि यहाँ पर जो विधेय है वो उद्देश्य में उपस्थित है, और यूनिवर्सल का मतलब है कि यहाँ पर संपूर्ण उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है। जैसे सभी आम लाल है, तो यहाँ पर जो लाल गुण है वो आमों में उपस्थित है, तो ये तो हमें पॉजिटिव या अफर्मेटिव के बारे में बता रहे हैं, सकारात्मक के बारे में बता रहे हैं। और सभी आम लाल है, तो यहाँ पर जो लाल रंग है ना वो सभी आमों की विशेषता है, जो कि हमें यूनिवर्सल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ई की दो विशेषता, पहला ई यूनिवर्सल है, दूसरा ये नेगेटिव है। ठीक है, अब नेगेटिव का मतलब है कि जो विशेषता है वो उद्देश्य में उपस्थित नहीं है, मतलब जो विधेय है वो उद्देश्य में उपस्थित नहीं है। और यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक तरीके से बात हो रही है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाएगा सभी आम, सभी आम लाल नहीं है। ठीक है, सभी आम लाल है, तो जो सभी आम लाल है ये तो आपको किसके बारे में बता रहे हैं, जो सभी आम लाल है ये तो आपको किसके बारे में बता रहे हैं, ए के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सभी आम लाल नहीं है, ये आपको यू के बारे में ई के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में, ई के बारे में बता रहे हैं। फिर थोड़ा आगे और डिस्कस कर लेते हैं ई के बारे में। अब ई की यहाँ पर दो विशेषताएं हैं। अब ई की दो विशेषताएं क्या क्या है। पहला तो विशेषता क्या है ई की, आई की, जो आई है इसकी दो विशेषताएं। आई की पहली विशेषता तो क्या, ये पर्टिकुलर है। ठीक है, तो पर्टिकुलर होना इसकी पहली विशेषता हो गई। इसकी दूसरी विशेषता है कि अफर्मेटिव है, मतलब पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पर जो विशेषता है ना वो उद्देश्य में क्या है, उपस्थित है। पर्टिकुलर होने का मतलब है कि यहाँ पर संपूर्ण की बात नहीं हो रही, कुछ अंश की, कुछ भाग की बात हो रही है। अब इसको हम समझ लेते हैं। ये ई का एग्जाम्पल हो गया, ये ए का एग्जाम्पल हो गया। आई का एग्जाम्पल क्या बनेगा, कुछ आम लाल है। क्या है, कुछ आम लाल है, मतलब कुछ आम है जिनमें लाल रंग क्या है, उपस्थित है। ये हमें आई के बारे में बता रहे हैं। अब ओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई ओ की दो विशेषता, पहला ओ पर्टिकुलर है, दूसरा ओ नेगेटिव है। ठीक है, मतलब जो विधेय है वो उद्देश्य में उपस्थित नहीं है, ये तो हमें नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर का मतलब है कि जो विशेषता है वो संपूर्ण में नहीं है, वो कुछ अंश की बात कर रहा है। जैसे कुछ आम लाल नहीं है। ठीक है, तो सभी आम लाल हैं, एक ही बात हो गई। सभी आम लाल नहीं है, ई के बारे में बता रहे हैं। कुछ आम लाल है, आई के बारे में बता रहे हैं। कुछ आम लाल नहीं है, ये हमें ओ के बारे में बता रहे हैं। तो ये आपको पता होना ही होना चाहिए। विरोध के चतुर्वर्ग में यदि कोई भी सींगों वाले जानवर मांस भक्षी नहीं है, गलत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कुछ सही होगा। अब आपको यहाँ पर पता चलाना है कि सभी, यदि कोई, ध्यान से सुनना, यदि कोई भी सींगों वाले जानवर मांस भक्षी नहीं है, ये बात गलत है। सभी, यदि कोई भी, ध्यान से सुनना, यदि कोई भी सींगों वाले जानवर मांस भक्षी नहीं है,
तो कोई भी जो शब्द है ना, ये किसके बारे में बता रहे हैं आपको? यूनिवर्सल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये आपको कैसे पता चला कि कोई भी शब्द हमें यूनिवर्सल के बारे में बता रहे हैं? भाई जब आप डिटेल वाले इस कोर्स बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। वहां पर, और जो फुल बैच है उसमें भी मैंने बहुत डिटेल से समझाया था वहां पर, कि जो यूनिवर्सल है उसकी पहचान क्या क्या होती है, पार्टिकुलर की पहचान क्या क्या होती है। जैसे सभी, हमेशा, प्रत्येक, कोई भी। ठीक है, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें यूनिवर्सल के बारे में बता रहे हैं। कुछ, अधिकांश, कुछ कुछ, ठीक है, संभवतः, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें पर्टिकुलर के बारे में बता रहे हैं, कुछ अंश के बारे में बता रहे हैं। तो यहां पर डिस्कस क्या हो रहा है कि विरोध के चतुर्वर्ग में यदि कोई भी सींगों वाले जानवर मांसभक्षी नहीं है, यदि कोई भी सींगों वाले जानवर मांसभक्षी नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर इस स्टेटमेंट को गलत माना जा रहा है कि यदि कोई भी सींगों वाले जानवर मांसभक्षी नहीं है, ये गलत है, तो सही क्या होगा? अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला, सींगों वाले कुछ जानवर मांसभक्षी हैं। ठीक है, सींगों वाले कुछ जानवर मांसभक्षी हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि सींगों वाले कुछ जानवर मांसभक्षी नहीं है, सींगों वाले सभी जानवर मांसभक्षी है, सींगों वाले सभी जानवर मांसभक्षी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सही के बारे में पता चलाना है, तो सही में यहाँ पर ऑप्शन ए और डी है। अब मैं इसको समझाता हूँ। देखो, ये जो ए ई आई वाला संबंध है, इससे आप इसको समझ पाओगे। कैसे समझोगे, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई भी सींगों वाले जानवर मांसभक्षी नहीं है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, कोई भी सींगों वाले जानवर मांसभक्षी नहीं है। कोई भी सींगों वाले जानवर मांसभक्षी नहीं है। देखो, सबसे पहले तो यह ध्यान रखना, इस टाइप का हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप इस क्वेश्चन को ठीक कर लेते हो, समझ लेते हो, तो समझो आप दिसंबर 2023 के लिए एक क्वेश्चन आपने समझ लिया है। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर इस कथन को क्या माना जा रहा है? गलत माना जा रहा है, इसको गलत माना जा रहा है। अब देखो, यहाँ पर कोई भी शब्द हमें यूनिवर्सल के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब हमें इसके जस्ट विरोध शब्द ढूंढना है कि इसको गलत बता रहे हैं, मतलब इसको गलत बता रहे हैं, इस वाले सेंटेंस को हम जब गलत बता रहे हैं तो हमें किसके बारे में पता चलाना है? सही के बारे में, कि सही कौन सा होगा। सही के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमें इस ऑप्शनों को नहीं देखना, डायरेक्टली यहाँ से समझना है। तो देखो, यदि यूनिवर्सल में स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस में? यूनिवर्सल में है। ये आपको पता चल गया किससे? कोई भी शब्द से। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि आगे आपको जो आंसर निकालना है वो यूनिवर्सल में निकालना है। मतलब जिन स्टेटमेंटों में पर्टिकुलर तरीके से बात हो रहा है वो स्टेटमेंट तो वहीं पर गलत है। ठीक है, पहला बात कि यहाँ पर आपको आंसर है जो यूनिवर्सल में निकालना है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट यूनिवर्सल था, हमें इसका विरोधी शब्द ढूंढना है, विरोधी स्टेटमेंट ढूंढना है। तो विरोधी स्टेटमेंट कैसा होगा? यूनिवर्सल ही होगा। यदि ये पर्टिकुलर होता, यहाँ पर जैसे कुछ लिखा होता, तो हम इसका विरोधी कैसा ढूंढते? पर्टिकुलर वाला ही ढूंढते। उस स्थिति में ये जो यूनिवर्सल वाला है वो गलत हो जाता। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शनों में से यदि कोई से ऑप्शन में पर्टिकुलर की बात हो रही है तो उसको तो आप पहले हटा दो। ठीक है, उसको आपको पहले हटाना है। अब उसके आगे देखो, आपको सही के बारे में पता चला ना। यहाँ पर क्या बोला कि कोई भी सींगों वाले जानवर मांसभक्षी नहीं है। कोई भी सींगों वाले जानवर जो मांसभक्षी नहीं है, मतलब यहाँ पर मांसभक्षी नहीं होने की बात की जा रही है। अब देखो, यहाँ पर हम देखते हैं इन चारों को, अब समझ में आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ था कि कोई सींगों वाले कुछ जानवर मांसभक्षी नहीं है। ठीक है, और सींगों वाले, अब देखो अपना सेंटेंस क्या था? ये था। अब देखो, इस स्थिति में कुछ कुछ अपवाद स्वरूप भी सीन हो जाता है, वो भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है।
अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सींगों वाले कुछ जानवर मांसभक्षी नहीं है, ये इस वजह से गलत हो गया। सींगों वाले सभी जानवर मांसभक्षी हैं, इसको गलत बताया जा रहा है। यदि यहाँ पर सही होता ना, यहाँ पर सही लिखा होता तो हमारा ये बिल्कुल ठीक हो जाता। सींगों वाले सभी जानवर मांसभक्षी हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि ये अनिर्धारित लिखा हुआ है, मतलब ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द की वजह से ये गलत हो गए। जो ऑप्शन ए है उसमें भी कुछ शब्द है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन भी देखना है प्यारे साथियों। ऑप्शन में हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर हमें पता चल चुका कि जो बी है और सी है वो तो 100% गलत है। ठीक है, डी के बारे में हमें पता चल गया कि ये सही है, और ए में कुछ शब्द लिखा हुआ है, तो जो कुछ शब्द है उसके बेस पर तो वो गलत साबित हो रहा है, लेकिन हमें 2 फाइंड आउट करना है, इसलिए हमें यहाँ पर ए को भी सही मानना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी और सी क्या है, बिल्कुल 100% गलत है। देखो यहाँ पर प्रायोरिटी बेस पर भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, तो यहाँ पर यदि आपने ए ई आई ओ को बहुत अच्छे से समझ रखा है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चनों को ठीक कर दोगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल वितरण डिस्ट्रीब्यूशन में माध्य किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखना 0 के बराबर होता है माध्य, इसको रटने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों गलत नहीं हो सकते यद्यपि वो दोनों सही हो सकते हैं। यहां पर आपको इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो दोनों गलत नहीं हो सकते, मतलब वो गलत नहीं हो सकते, सही हो सकते हैं वो, यद्यपि वे दोनों सही हो सकते हैं। अब यहां पर आपकी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत है आपकी अंडरस्टैंडिंग की, कि आपकी सोचने की, समझने की कैपेसिटी कितनी है। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को ठीक कर दोगे 100%। देखो, कोई भी कथन सही है और गलत है, इसका हमें पता चलाना है सही और गलत के बारे में। तो देखो 2 कीवर्ड बता रहा हूं मैं, एक यूनिवर्सल, दूसरा पर्टिकुलर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई यूनिवर्सल बात हो रही है, यदि कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सल टाइप का ना, तो समझो वो वहीं पर गलत हो गया। ठीक है भाई, संपूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकती कोई भी बात। मैं बोलूं कि सभी के सभी कैंडिडेट दिसंबर 2023 के लिए जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण रूप से कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी काम इस दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो संपूर्ण रूप से हो जाए, संपूर्ण रूप से कुछ नहीं होता। तो यदि आपको सही और गलत फाइंड करना है, यदि आपको गलत फाइंड करना है कि गलत कौन सा है, तो ध्यान रखना जिस शब्द के साथ, जिस स्टेटमेंट में यूनिवर्सल शब्द लिखा हो ना, यूनिवर्सल शब्द, जैसे कोई भी, सभी, प्रत्येक, हर एक, कोई, हमेशा, तो ध्यान रखना वो स्टेटमेंट वहीं पर गलत है। ठीक है, और यदि किसी शब्द के साथ पर्टिकुलर कीवर्ड लिखे हुए जैसे अधिकांश, हमेशा, अधिकांश, कुछ कुछ कुछ, संभवत है, तो ध्यान रखना वो वहीं पर ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कुछ संत भौतिकवादी हैं, भाई हो सकता है कुछ संत भौतिकवादी हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है ना, सभी संत भौतिकवादी है, भाई बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता कि सभी के सभी संत भौतिकवादी हो। और यहाँ पर यूनिवर्सल शब्द है। ठीक है, तो यदि आपको ये पता है कि जिस सेंटेंस के साथ यदि यूनिवर्सल शब्द जुड़ा हुआ है और हमें पता चलाना है कि वो सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है, तो ध्यान रखना वो गलत होगा, क्योंकि संपूर्ण रूप से कुछ नहीं हो सकता। कोई भी संत भौतिकवादी नहीं है। अब यहाँ पर भी यूनिवर्सल की बात हो गई, कोई भी शब्द हमें यूनिवर्सल के बारे में बता रहे हैं कि कोई भी संत भौतिकवादी नहीं है, तो ये भी गलत है। कुछ तो संत हो सकते हैं ना भौतिकवादी, कुछ संत भौतिकवादी नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ संत भौतिकवादी हो भी सकते हैं और कुछ संत भौतिकवादी नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान रख लो, यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए और यदि उन सेंटेंसों में यूनिवर्सल शब्द दिखे, आपको नोट करके लिख लो, यदि आपको पता नहीं तो यूनिवर्सल शब्द कौन कौन से होता है, हमेशा होता है, प्रत्येक होता है,
कोई भी होता है, सभी होता है। पर्टिकुलर के बारे में डिस्कस करूं मैं, तो पर्टिकुलर शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कुछ है, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, अधिकांश है, संभवतः है, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो कीवर्ड और है जो हमें कुछ अंश के बारे में बता रहे हैं, जो संपूर्ण के बारे में बात नहीं कर रहे, तो वो वहां पर क्या होंगे, ठीक होंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं कि यदि आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 700 रुपये फीस है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ठीक है। अभी टाइम है, टाइम को वेस्ट मत करो, सीरियसली तरीके से तैयारी करो। अब हम देखो यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, इस प्रकार के प्रश्नों में कथन के सही व गलत होने का पता प्रत्यक्ष व वास्तविक के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इस बुक की व्याख्या में लिखा हुआ है कि इस प्रकार के प्रश्नों के कथन के सही एवं गलत होने का जो पता है वो प्रत्यक्ष और वास्तविक के आधार पर किया जाता है। जैसे सभी संत भौतिकवादी हैं या कोई भी संत भौतिकवादी नहीं है, ये दोनों कथन प्रत्यक्ष या वास्तविक के आधार पर क्या है, गलत है, ठीक है। आपको रियलिटी बेस पर देखना है, जबकि कुछ संत भौतिकवादी है, कुछ संत भौतिकवादी नहीं है, ये दोनों कथन प्रत्यक्ष और वास्तविकता के आधार पर क्या है, सही है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना, सभी चीजें दृश्य हैं क्योंकि वे श्रेय हैं। ध्यान से सुनना, सभी चीजें क्या है, दृश्य है क्योंकि वे श्रव्य है। ये किसका उदाहरण है, क्लासिकल भारतीय तर्क दर्शन में किसका एग्जाम्पल है ये। प्यारे साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अनुपंसहारी का एग्जाम्पल है, किसका है, अनुपंसहारी का एग्जाम्पल है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनुपंसहारी क्या है, इसको हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ते हैं, बुक में लिखा हुआ है बहुत शानदार तरीके से। न्याय दर्शन के अनुसार, ध्यान से सुनना, न्याय दर्शन के अनुसार न्याय दर्शन ने हेतुआभास के 5 मुख्य भेद स्वीकार किए, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार, ध्यान से सुनना, न्याय दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार हेतुआभास के 5 मुख्य भेद है। हेतुआभास के क्या है, 5 मुख्य भेद है। पहला कौन सा है, सत्य विचार है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, विरुद्ध हेतुआभास है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, सत प्रतिपक्ष हेतुआभास है, ठीक है। और चौथा कौन सा है, बाधित हेतुआभास है, ठीक है। अब यहां पर हम डिस्कस करें स्वविचारी हेतुआभास के बारे में। अब ये स्वविचारी हेतुआभास क्या है, इसको हम डिटेल से देख लेते हैं यहाँ पर कि ये स्वविचारी हेतुआभास क्या है, ये किस तरीके से बात कर रहा है, क्या है। और हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें यहीं से देखने को मिलेगा, स्वविचारी हेतुआभास से। हेतु का अभिचारी होना अर्थात अपने साध्य के साथ ही 7 अन्य जगहों पर पाया जाना। जो स्वविचारी हेतुआभास है इसके टोटल 3 उपभेद है। पहला साधारण है, दूसरा असाधारण है और तीसरा अनुपंसहारी है, ठीक है। एक साधारण हो गया, दूसरा असाधारण हो गया, तीसरा अनुपंसहारी हो गया। और अब हम तीनों को एक बार डिटेल से देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साधारण स्वविचारी हेतुआभास के बारे में। ये साधारण स्वविचारी हेतुआभास है क्या। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, साधारण स्वविचारी हेतुआभास ऐसा हेतुआभास जहां हेतु विपक्ष में भी विद्यमान हो और पक्ष में भी विद्यमान हो, ठीक है। साधारण स्वविचारी हेतुआभास में क्या होता है कि जो हेतुआभास है ना, जो हेतु है, ठीक है, जो साधारण स्वविचारी हेतुआभास होता है वहां पर क्या होता है कि जो हेतु है वो विपक्ष में भी विद्यमान रहता है और वो पक्ष में भी विद्यमान होता है। विपक्ष असत्व गुण का खंडन होता है, जैसे मानव आंखों से युक्त होने के कारण बुद्धिमान है,
ठीक है, तो मानव आंखों से युक्त होने के कारण बुद्धिमान है, ये किसका उदाहरण है? साधारण स्वविचारी हेतुआभास का उदाहरण है। साधारण स्वविचारी हेतुआभास की जो सबसे खास बात है वो यही है कि जो साधारण स्वविचारी हेतुआभास है वहां पर जो हेतु है वो पक्ष में भी और विपक्ष में भी दोनों में विद्यमान रहता है। उसके बाद हम आगे और डिस्कस करते हैं, जहां हेतु केवल पक्ष में हो, यहां पर ये असाधारण होगा। ठीक है, यहां पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, असाधारण शब्द करो यहां पर। ठीक है, असाधारण स्वविचारी हेतुआभास, जहां हेतु केवल पक्ष में हो सपक्ष में न हो तो यह दोष होता है। जब हेतु केवल पक्ष में हो सपक्ष में न हो तो इस स्थिति में भी क्या होता है, एक दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, जहां हेतु केवल पक्ष में हो सपक्ष में ना हो तो वहां पर भी एक दोष होता है और इसमें सपक्ष तो गुण विद्यमान न होने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो असाधारण से अविचारी हेतुआभास है यह उस स्थिति में होता है जब हेतु केवल पक्ष में विद्यमान हो सपक्ष में विद्यमान न हो। शब्द शब्द होने के कारण नित्य, ये इसका एक प्यारा सा उदाहरण है। आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अनुपंसहारी स्वविचारी हेतुआभास के बारे में। जब हेतु प्रत्येक वस्तु को शामिल कर लेता हो तब यह दोष उत्पन्न होता है। जब हेतु प्रत्येक वस्तु को शामिल कर लेता है ना तो यह दोष उत्पन्न होता है। इसको हम अनुपंसहारी स्वविचारी हेतुआभास कहते हैं। सब कुछ प्रेमय होने के कारण अभिधेय है, ये इसका एक प्यारा सा उदाहरण है। उसके बाद हम आगे डिस्कस कर लेते हैं विरुद्ध हेतुआभास के बारे में। यह हेतुआभास वहां उपस्थित होता है जहां दूषित होने के कारण साध्य के स्थान पर साध्य भाव सिद्ध हो जाता है। ठीक है, जो विरुद्ध हेतुआभास है वो वहां पर उपस्थित होता है जहां दूषित हेतु के कारण साध्य के स्थान पर साध्य भाव सिद्ध किया जाता है। मतलब विरुद्ध हेतुआभास कहां पर होता है, जहां पर साध्य को सिद्ध करने की बजाय साध्य भाव को सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। अब ये साध्य क्या होता है, क्रैश कोर्स में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा डिटेल से कि साध्य क्या होता है, साध्य भाव क्या होता है, वो भी वहां पर मिल जाएगा अच्छे तरीके से सीखने को, क्योंकि हम सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, अदरवाइज ये क्लास बहुत डिटेल वाली हो जाएगी। तो विरुद्ध हेतुआभास हम किसको कहेंगे कि जहां पर हेतु साध्य को सिद्ध करने के बजाय साध्य भाव को सिद्ध करता है। जैसे शब्द कार्य होने के कारण नित्य है, शब्द नित्य न हो अनित्य है, इस प्रकार इसमें साध्य के स्थान पर उसके विरोधी को सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जहां पर साध्य को सिद्ध करने के बजाय साध्य भाव को सिद्ध किया जाता है तो उसको हम विरुद्ध हेतुआभास कहते हैं। उसके बाद हम सत प्रतिपक्ष हेतुआभास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सत प्रतिपक्ष हेतुआभास क्या होता है। ठीक है, अब सत प्रतिपक्ष हेतुआभास, यह हेतुआभास वहां उपस्थित होता है जहां किसी हेतु द्वारा प्रमाणित साध्य को किसी अन्य हेतु द्वारा असिद्ध किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, जो सत प्रतिपक्ष हेतुआभास है यह हेतुआभास वहां पर उपस्थित होता है जहां किसी हेतु के द्वारा प्रमाणित साध्य को किसी अन्य हेतु के द्वारा क्या किया जाता है, असिद्ध किया जाता है। शब्द अमूर्त होने के कारण नित्य है, शब्द कार्य होने के कारण अनित्य है। ये दोनों इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम असिद्ध हेतुआभास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल लंबा चौड़ा है, बिल्कुल डिटेल से बताया हुआ है यहाँ पर। अब ये असिद्ध हेतुआभास क्या है, हेतु का कार्य साध्य को सिद्ध करना है। यदि हेतु स्वयं साध्य की भांति असिद्ध हो तो यह साध्य को कैसे सिद्ध कर सकता है। जब असिद्ध हेतु साध्य को सिद्ध करने का प्रयास करता है तब अनुमान में असिद्ध हेतुआभास उत्पन्न होता है।
ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है असिद्ध हेतुआभास के बारे में कि हेतु का कार्य साध्य को सिद्ध करना है। यदि हेतु स्वयं साध्य की भांति असिद्ध हो तो यह साध्य को कैसे सिद्ध कर पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि हेतु का कार्य साध्य को सिद्ध करना है। यदि हेतु स्वयं साध्य की भांति असिद्ध हो तो यह साध्य को कैसे सिद्ध कर सकता है। जब असिद्ध हेतु साध्य को सिद्ध करने का प्रयास करता है तब अनुमान में एक दोष उत्पन्न होता है और उसी दोष को हम क्या कहते हैं, असिद्ध हेतुआभास कहते हैं। असिद्ध हेतुआभास तीन प्रकार के होते हैं, एक आश्रय सिद्ध होता है, एक स्वरूपा सिद्ध होता है, एक अन्यथा सिद्ध होता है, जो आप आगे डिटेल से पढ़ लेना, इसमें हम केवल इतना ही कवर करेंगे। ठीक है, आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कथन सभी संत भौतिकवादी सही है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही माना जाएगा। तो जायज सी बात है, पहला कथन क्या है, ठीक है, यहाँ पर इसको सही माना जा रहा है, इसको सही माना जा रहा है, ठीक है, इस स्टेटमेंट में इसको सही माना जा रहा है। कोई भी संत भौतिकवादी नहीं है, तो ये तो यहाँ पर ही गलत हो गया। हमें क्या पता चलाना है, सही कथन के बारे में पता चलाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि सभी संत भौतिकवादी हैं, मतलब जो भौतिकवाद का गुण है वो सभी के सभी संतों में क्या है, उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर उन तर्कों को, उन कथनों को गलत माना जाएगा जिनमें भौतिकवाद का गुण अनुपस्थित है। तो यहाँ पर अनुपस्थिति की बात पहले स्टेटमेंट से पता चल रही है, तीसरे से पता चल रही है और चौथे से पता चल रही है। जबकि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमें बता रहा है कि कुछ संत भौतिकवादी हैं, मतलब कुछ संत हैं जिनमें भौतिकवाद का गुण उपस्थित है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको ठीक करने के लिए केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बेशक XYZ राजनीतिक दल को आगामी चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त होने वाला है, ऐसा हर कोई कह रहा है, उक्त कथन में कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बहुमत का आग्रह फॉल्सी होगा, यह फॉल्सी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना प्यारे साथियों। अब तक का रिकॉर्ड है 2020 के बाद में जितने भी एग्जाम हुए हैं यूजीसी नेट के, हर एक पेपर में फॉल्सी से क्वेश्चन बना है। मैंने टोटल 24 फॉल्सी के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल डिटेल से 24 प्रकार की फॉल्सी के बारे में विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अपील टू एमोशन फॉल्सी, आत्माश्रय फॉल्सी, फिसलन युक्त ढलान फॉल्सी, बहुमत का आग्रह फॉल्सी, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, ये हिंदी के शब्द थोड़े अजीब लग रहे होंगे, फॉल्सी को आप इंग्लिश में थोड़ा पढ़ोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश की वर्डों में पढ़ोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुमत का आग्रह फॉल्सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से कथन हैं जो तार्किक दृष्टि से समतुल्य हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समतुल्य का मतलब पता होना चाहिए कि समतुल्य का मतलब क्या, समतुल्य में किसके बारे में बता रहे हैं। 4 स्टेटमेंट है, सभी संत भौतिकवादी हैं, कोई भी संत गैर भौतिकवादी नहीं है, सभी गैर भौतिकवादी गैर संत हैं, कोई भी भौतिकवादी संत नहीं है। अब बताओ यहाँ पर समतुल्य है, समतुल्य का मतलब है समान होना, मतलब आपको यहाँ पर समान कथनों के बारे में पता चलाना है। कम से कम 2 भी हो सकते हैं समान और कम से कम 3 भी हो सकते हैं समान। बताओ, अनुमान लगाओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सभी संत भौतिकवादी हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी संत हैं सभी के सभी संत क्या भौतिकवादी हैं। ठीक है, हमने माना कि सभी के सभी संत क्या भौतिकवादी हैं। कोई भी संत गैर भौतिकवादी नहीं है, तो यहाँ पर गैर भौतिकवादी की बात हो रही है। अब यदि यहाँ पर ये नहीं शब्द नहीं होता ना, तो ये हमें क्या बताता कि कोई भी संत गैर भौतिकवादी है। ठीक है, कोई भी संत गैर भौतिकवादी हैं या सभी संत गैर भौतिकवादी हैं,
ये बताता, क्योंकि जो कोई भी शब्द है वो हमें यूनिवर्सल के बारे में बताता है, तो इसके बजाय हम यहाँ पर सभी, हमेशा इन शब्दों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यदि ये नहीं शब्द नहीं होता तो ये हमें क्या बताता, तो कोई भी संत गैर भौतिकवादी है, सभी संत गैर भौतिकवादी हैं। तो ये क्या होता है, इसके विपरीत होता। अब यहाँ पर ये नहीं शब्द और जुड़ गया। अब ये क्या बता रहे कि कोई भी संत गैर भौतिकवादी नहीं है, मतलब सभी के सभी संत क्या हैं, भौतिकवादी हैं। तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि पहला और दूसरा दोनों समान है, सभी गैर भौतिकवादी गैर संत हैं, तो ये तो यहीं पर अपोजिट हो गया। इसके बाद में सॉरी हाँ, सभी गैर भौतिकवादी गैर संत हैं। भाई सभी गैर भौतिकवादी, तो गैर भौतिकवादी शब्द हमें भौतिकवादी के बारे में बता दिया, और गैर संत है जो हमें संत के बारे में बता दिया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ठीक है, कोई भी भौतिकवादी संत नहीं है, ये यहाँ पर डायरेक्टली गलत है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही आंसर है। डाटा में माध्य का मान को प्रदर्शित करने में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख उपयोगी होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना बॉक्स प्लांट आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, इसमें माध्यिका, बहुलक, माध्य, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक स्प्रेडशीट, ये भी क्या है, इनको बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। तो ओवरऑल आज की क्लास में हम केवल इतने ही क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। यदि आप ये प्रीवियस ईयर पेपर की बुक परचेज करना चाहते हो तो 7891350470 ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मेरे सभी कॉन्टैक्ट करें। 20 रुपये के डिस्काउंट के साथ 290 रुपये में ये बुक लें। आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे साथियों, जो केवल 700 रुपये में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ। और देख लो इस बुक में हर क्वेश्चन की बिल्कुल डिटेल के साथ व्याख्या की गई है। देखो सबसे खास बात तो यह है कि लॉजिकल रीजनिंग के सभी क्वेश्चन आपको एक जगह देखने को मिल जाए।